बिगिन सिक्स चैप्टर सामान्य विज्ञान। जो सिमिलैरिटी होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई हुई है। ठीक है। सामान्य का पदार्थ रूप में स्वतंत्र सत्ता न्याय और वैशेषिक दर्शन ने मानी है। ठीक है। इस मत के वस्तुवाद कहा जाता है। इन दार्शनों में सामान्य को षड पदार्थ में चौथा स्थान दिया गया है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य। सभी गायों में एक समान भाव है। गौत्व या गायपन जो गाय के मरते रहने पर भी नई उत्पन्न गाय में पाया जाता है। अनेक व्यक्तियों में एक रूप में पाया जाने वाला ये पदार्थ सामान्य, जो सिमिलैरिटी किसी भी चीज़ में है उसे सामान्य कहते हैं, कहलाता है, जो नित्य है। बौद्ध दर्शन ने सामान्य ही पदार्थ के रूप में स्वतंत्रता सत्ता नहीं मानी है। सामान्य को केवल नाम ही कहा गया है। इसका नामवाद कहते हैं। बौद्ध दर्शन ने के धर्म कीर्ति ने सामान्य को अनुमान की विषय कहा है। ठीक है। बौद्ध दर्शन में जो है सामान्य को ढंग से नहीं माना हुआ है, तो उसको बस ये कहा, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ भी ऐसी ही है। सामान्य सत वस्तु नहीं अपितु कल्पना पर निर्भर है। सामान्य के स्वतंत्र पदार्थ के होने के वैशेषिक दर्शन के मत को बौद्ध दर्शन ने खंडन किया है। ठीक है। ये यहाँ पर डिफर करते हैं। कभी कभी शब्दों का परवाह ना करते हुए वक्ता स्वतंत्रता दिखलाते हैं। गौत्व या गायपन भी इसी तरह एक स्वतंत्र कल्पना है, भिन्नता रखने वाले भावों को लेकर जो एक अर्थ बतलाने वाली है, ठीक है, वाली बुद्धि है। उनके द्वारा वस्तु का वास्तविक रूप संवृत हो जाता है। ऐसे ज्ञान को सवृत्ति कहा जाता है। ऐसे सवृत्ति से भिन्नता ढक जाती है और इस कारण आपस में भिन्न वस्तुएं भी एक प्रतीत होती हैं, जैसे कि गाय। अतः सामान्य केवल नाम मात्र की कल्पना है। बौद्ध दर्शन ने माना ही नहीं है सामान्य जैसा कुछ होता। उसने कहा ये बस हम अनुमान लगा दें कि हाँ ये ऐसी है तो ये चीज़ भी ऐसी ही होगी। ये क्लासिफिकेशन है मात्र, नाम मात्र, जिसको यहाँ पे कहा गया नामवाद। ठीक है। ये बौद्ध का मत था। हमने ये वैशेषिक और उसका मत देख लिया न्याय का। अब व्यक्ति गाय से भिन्न केवल जाति स्वतंत्रता दिखाई नहीं देती। व्यक्ति मतलब गाय के ग्रहण के समय उसके शब्द रूप गाय से अलग कुछ नहीं दिखाई देता। सामान्य के रूप में पदार्थ का ग्रहण भ्रांति है जो चिरकाल से देखते रहने के अभ्यास से निर्माण हुई है, इसलिए सामान्य अरूप है, ऐसा बौद्ध दर्शन का मत है। यहाँ पे बताना जा रहा है कि जो हमें सामान्यता दिखती है वो सिर्फ हमारे ही दिए हुए नाम है। जैसे हमने गाय को एक संज्ञा दे दी, ठीक है। अब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हमने पहले बता दी थी कि हाँ ये ऐसा कुछ है, इसके चार पैर हैं, इसकी ये दो सींग हैं, इतनी बड़ी दिखती है, तो ये गाय है। तो उसने कहा कि इसको गाय को ग्रहण करते समय उसके शब्द रूप से अलग हमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम बाकी सारी उस डिस्क्रिप्शन को अलग ये सेम में मान लेते हैं, जाति मान लेते हैं। बट एक्चुअल में ये सिर्फ चिरकाल से देखते रहने के अभ्यास से निर्माण हुई है, क्योंकि हमने संज्ञा दे रखी है। एक्चुअल में समान नहीं है वो शायद, ऐसा बौद्ध दर्शन का मत है। चरक संहिता ने षट पदार्थ में सामान्य को प्रथम स्थान दिया है। चरक संहिता चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। सामान्य और विशेष पदार्थ की चिकित्सा के महत्व होने से इन्हें षट पदार्थ में क्रमांश प्रथम और द्वितीय स्थान दिए गए हैं। न्यून धातु की पूर्ति सामान्य गुण वाले द्रव्यों से और बढ़े हुए धातु की हर्ष विशेष से की जाती है। जो चरक संहिता में है षड पदार्थ, उसमें इनका पहला और दूसरा स्थान है। सामान्य का मतलब क्या है, जो सेम है, विशेष का मतलब जो अपोजिट है। अब चिकित्सा का मेन आधार ही है ये सामान्य वृद्धि कारणम। जो चीज़ सामान्य होगी उससे वृद्धि होगी। तो अगर कोई धातु कम हुई भी है तो उससे सामान्य गुण वाले द्रव्य दो बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई है तो अपोजिट वो घट जाएगी। जैसे हम वात और कफ को देखते हैं, अपोजिंग है। वात के अंदर क्या है, हमारे वायु और आकाश है, उसका अपोजिट क्या है, पृथ्वी और जल। तो इसलिए जो कफ वाली चीज़ें होती हैं वो वात शामक होती हैं। सामान्य के लक्षण क्या क्या बताए गए हैं। तर्क संग्रह के अनुसार जो नित्य है, एक है और अनेक वस्तुओं में अनुगत है, उसे सामान्य कहते हैं। ठीक है। नियत्व क्या है, व्यक्तियों का जन्म होता है और मृत्यु भी होती है, परंतु उनका सामान्य नित्य है। ठीक है। व्यक्ति जो है हमारा इंसान, वो मरते भी हैं, जिंदा भी होते हैं, बट जो स्पीशीज़ है वो तो एक ही रह रही है। उनको जो हम संज्ञा दे रहे हैं कि हाँ ये इंसान है। उदाहरण, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसका
मनुष्य तत्व शाश्वत रहता है, सामान्य नित्य है, वह अनादि और अनंत है। ठीक है, जो जाति है वो तो वही रहेगी, व्यक्ति ही खत्म हो सकता है बस। एकत्व क्या है? सामान्य एक होता है, एक जाति या एक वर्ग के सभी व्यक्तियों को एक ही सामान्य होता है, एक वर्ग के अलग अलग व्यक्तियों का एक ही गुण समान होता है। जैसे गायों में गौत्व जाति है और मनुष्य में मनुष्यत्व। यदि एक ही वर्ग की वस्तुओं में एक से अधिक समानता हो तो परस्पर विरोध होती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि जो सामान्यता वाला तत्व है वो एक ही रहेगा, भले वो लोग कितने भी हों। अगर वो तत्व एक से ज़्यादा हुआ तो वो दोनों एक चीज़ में सामान्य में आ ही नहीं रहे हैं, फिर वो विशेष हो गया। ठीक है, सामान्य एक ही वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों का समाविष्ट होता है। गौत्व सभी गायों का समाविष्ट है। ठीक है, गौत्व जो जाति है उसके अंदर सारी गायें आ गई। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि एक व्यक्ति में सामान्य नहीं हो सकता। आकाश एक है, आकाश के सामान्य आकाशत्व नहीं हो सकता। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर चीज़ें होंगी तभी तो हम उनमें कुछ सामान्यता देखेंगे। अगर कोई चीज़ ही एक है वो तो सिर्फ उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो, इसमें कुछ सामान्य थोड़ी हुआ कुछ। ऐसे आकाश दूसरा नहीं है तो हम आकाशत्व जाति के अंदर आकाश के अलावा किसको डालेंगे? ठीक है, सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में ही रहता है, विशेष समवाय और अभाव में सामान्य नहीं होता। क्या विशेष तो उसका अपोजिट ही हो गया, समवाय अलग चीज़ है और अभाव मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे। सामान्य में सामान्य नहीं होता। यदि सामान्य में सामान्य मान लिया जाए तो एक सामान्य से दूसरे सामान्य, दूसरे में तीसरे सामान्य मानना पड़ेगा, जिससे अनावस्था की स्थिति उपस्थित की जाएगी। ठीक है, उसके सामान्यता के अंदर हम दूसरी सामान्यता नहीं मान सकते वरना चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ये यही बताना चाह रहा है। ठीक है, सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार सामान्य के 3 लक्षण हैं। नित्य होगा, अनेकों में समाविष्ट रहना और समवाय संबंध से रहना। ये 3 लक्षण बना दिए कि एक तो ये हमेशा सेम रहेगा, नित्य एटर्नल है, और वो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता रहा है। समवाय संबंध से रहेगा मतलब वो डिफाइनिंग फैक्टर है, जैसे इंसानों में हमारा डिफाइनिंग फैक्टर हो गया कि होमोसेपियन है, 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, वो समवाय संबंध है कि ह्यूमंस में से अगर हम वो सारी जाति वाले तत्व हटा दे तो फिर वो ह्यूमन माना ही नहीं जाएगा ना, वो समवायी कारण है उसका। जैसे हम मिट्टी और घड़े की बात करते हैं कि ये घड़े का डेफिनेशन क्या है कि हाँ वो किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का है और वो पानी को होल्ड कर रहा है। अगर हम उसमें से पानी होल्ड करने की कैपेसिटी हटा दें तो क्या वो घड़ा रहेगा? तो ये समवायी संबंध से रहता है। इसमें से एक भी लक्षण ना हो तो सामान्य का लक्षण दूषित हो जाएगा। यदि पहले लक्षण में छंद ये छोड़ दें तो अनेकों में समाविष्ट रहना और समवाय संबंध से रहना, ये दोनों लक्षण संयोग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उसको पृथक बताता है। इससे जब दोनों वस्तुओं का संयोग होता है तब संयोग ये लक्षण दोनों वस्तुओं में पाया जाता है। ठीक है, यदि दूसरे लक्षण भी छोड़ दिया जाए तो नित्य होना और समवाय संबंध से रहना, ये लक्षण आकाश परिमाण में भी पाया जाता है। आकाश परिमाण केवल एक आकाश में भी पाया जाता है और समवाय संबंध से भी रहता है। सामान्य के अनेक में रहना, ये लक्षण आकाश में नहीं पाया जाता। ये बता रहा है कि ये सिर्फ ये तीनों एक साथ होने चाहिए तब जाके ही आप सामान्य को डिफाइन कर पाएंगे। अगर आपने एक भी छोड़ दिया, पहला छोड़ दिया तो वो संयोग में भी आ रहा था, दूसरा वाला लक्षण छोड़ दिया तो वो तो आकाश में भी आ रहा था, बट आकाश तो सामान्य नहीं है। यदि तीसरा लक्षण छोड़ दिया जाए तो नित्य होना और अनेक में होना, ये लक्षण ये अंत्यनाम भाव में भी पाया जाता है, मतलब ये तीनों एक साथ होने चाहिए बेसिकली। चरक संहिता के अनुसार सामान्य वृद्धि कारणम, वृद्धि मतलब किसी चीज़ के बढ़ने का कारण सामान्य है। जो सेम चीज़ें होंगी वही साथ में बढ़ेंगी, वही प्लस हो सकती हैं। जैसे हम ये इसका एग्जांपल लेते हैं मैथ्स में, नंबर ही आपस में प्लस हो सकते हैं, उसके बीच में वेरिएबल प्लस नहीं हो सकता। x+1 इज़ ऑलवेज रिटन एज x+1 बट 1+1 इज़ रिटन एज 2। ठीक है, उनमें क्योंकि समानता थी, दोनों नंबर थे, एक जाति आ गई तो वो सामान्य वृद्धि कारणम। जो एकत्वकार, जो एक जैसा भाव निर्माण करने वाला, बुद्धि को उत्पन्न करता है, उसे सामान्य कहते हैं। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन डेवलप करे वो सामान्य है। जो तुल्य भाव, किसी में समानता दिखना का बोध कराता है, उसे सामान्य कहते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी सामान्य हो गई। सामान्य इज इटर्नल वन इंक्लूडेड इन मेनी ऑब्जेक्ट इज रीजन फॉर ग्रोथ, इट यूनाइट्स एंड प्रोड्यूसेस होमोजेनिटी। ठीक है,
सामान्य के भेद क्या क्या है? द्रव सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। द्रव सामान्य क्या है? द्रव अपने समान द्रव की वृद्धि करता है, इसे द्रव सामान्य कहते हैं। मांस खाने पे मांस की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि द्रव्य एक बड़ा कैटेगरी है, उसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, गुण और कर्म। अब कुछ चीज़ें जो होंगी वो द्रव द्रव में ही सामान्य हो जाएंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो द्रव अलग है बट उन दोनों का गुण गुण सेम है, तो वो आपस में ऐड हो सकता है। कर्म में क्या है, द्रव और गुण दोनों अलग हैं बट सिर्फ कर्म कर्म जो है वो दोनों के सेम है, इसलिए उनमें सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं। तो इसके आगे ढंग से समझते हैं। ठीक है, मांस खाने से मांस की वृद्धि, दोनों द्रव थे, यहाँ पे द्रव आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, मांस के अपने गुण हैं, अपने कर्म है। रक्तपित्त व्याधि में धन्व मुर्ग और पक्षियों के रक्त से को मधु से चाटने के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे रक्तपित्त था, उसमें हमने रक्ति देख लिया, तो द्रव सामान्य है। गुण सामान्य क्या है? दूध और घृत से शुक्र की वृद्धि होती है। अब दोनों के अंदर क्या थे? गुण देखे हमने। दूध और घृत है तो अलग द्रव्य बट इनके गुण कुछ सिमिलर हैं, दोनों गुरु हैं, दोनों पोषण करते हैं, तो वो शुक्र की वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पे दोनों कैसे ऐड हो पा रहे हैं? इन तीनों के अंदर जो सेम गुण है उसकी वजह से। द्रव आपस में इक्विवेलेंट नहीं है लेकिन गुण इक्विवेलेंट है, तो ये गुण सामान्य हो गया। ठीक है, शुक्र मधुर, स्निग्ध और शीत होता है। दूध और घृत भी मधुर, स्निग्ध और शीत होते हैं। देखो ये हमारा ये था वो द्रव्य, ये उसके गुण आ गए तीन। यहाँ पे भी द्रव्य और उसके तीन गुण, ये आपस में गुण ऐड हो रहे हैं, अतः दूध और घृत से शुक्र की वृद्धि होती है। दही, गुड़, घृत आदि से कफ की वृद्धि होती है। ये तीन भी द्रव्य हो गए, आपस में सेम नहीं है बट इनके गुण सेम है, इसलिए कफ की वृद्धि हो रही है। अब कर्म सामान्य, एक कार्य अपने सामान्य कार्य की वृद्धि करता है। दौड़ने से वात की वृद्धि होती है। अब जो जितनी भी हमारी एक्टिव वाली चीज़ें हैं वो वात प्रधान होती है, जैसे ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा तेज चलने से आदि चीज़ों से वात की वृद्धि होती है। यहाँ पे हमने कर्म सामान्य देखा, वात का कर्म भी क्या है? चलत्व, दौड़ने में भी चल वो हो गया, तो इसलिए कर्म कर्म से हमारे द्रव्य की वृद्धि हो गई। सोने या बैठने से कफ की वृद्धि होती है। स्थिरता क्या है? कफ का लक्षण, वो कफ का कर्म है, तो उससे कफ बढ़ गया। यहाँ पे हमारा ना द्रव्य ऐड हुआ ना गुण ऐड हुआ, कर्म कर्म सेम थे, उसकी वजह से एडिशन हो गया, इसलिए कर्म सामान्य है। सामान्य विशेष सिद्धांत में किया जाता है। आचार्य चक्रपाणि ने एक अन्य मत का वर्णन किया परंतु इस पर सहमति नहीं दी। इस मत के अनुसार सामान्य के तीन भेद हैं, अंत्य सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य। को सर्वदा सामान्य द्वारा बताया गया है, ये द्रव्य सामान्य की तरह होता है। ठीक है, तय सामान्य, ठीक है, मध्य सामान्य ये बताया गया है, इस गुण सामान्य की तरह होता है। ठीक है, मतलब इसका भी वर्णन किया हुआ है कि ये तीन भेद हैं बट इसके ऊपर ढंग से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। एक देश सामान्य को द्वारा बताया गया है, ये कर्म सामान्य की तरह ही होता है। ठीक है, एक वृत्ति पोष्य और पोष्य दोनों में समानता होती है तब उसे अभिवृत्ति के सामान्य कहा जाता है। उदाहरण मास से मास, सेकेंड इसका क्या है? तो अत्यंत सामान्य से इसका ये मतलब हुआ कि पूरा ही पूरा सेम है। सर्वदा सर्वभावानाम, मतलब दोनों चीज़ों में पूरी पूरी सिमिलैरिटी आ रही है, ये द्रव सामान्य की तरह हो गया। मध्य सामान्य मतलब कुछ कुछ चीज़ें सेम आ रही हैं, ये गुण सामान्य की तरह हो गया कि हाँ पूरा सेम नहीं है बट सिमिलर इनफ। एक देश सामान्य में ये हो गया कि हमारी कुछ कुछ बहुत ही माइन्यूट चीज़ें सेम है। तुल्य अर्थ ही सामान्य नाम के द्वारा बताया गया, ये कर्म सामान्य की तरह होता है। कहना है कि कुछ लोग सामान्य के दो प्रकार मानते हैं। ठीक है, अभ्यवृत्त सामान्य और एक वृत्त सामान्य। इसमें क्या है, जो पोष्य और पोषक है दोनों में समानता है उसे अभ्यवृत्ति सामान्य कहा जाता है। इसका यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मांस से मांस की वृद्धि होना। यहाँ मांसत्व जाति पोष्य है और पोषक दोनों में पाई जाती है, अतः इसमें अभ्यवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों की एक एक जाति सेम हो गई। और एक वृत्ति सामान्य जब पोषक पोष्य में समान ना होते हुए भी प्रभाव से पोष्य का पोषण हो जाता है, मतलब जो नरिशमेंट कर रहा है और जो नरिश हो रहा है उसे भी एक वृत्ति सामान्य कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, घी से अग्नि का वर्धन। घी और अग्नि में कुछ खास सिमिलरिटी है नहीं
लेकिन फिर भी दोनों ऐड हो पा रहे हैं। धावन आदि कर्म से वात का वर्धन, ठीक है, और आस्य आदि कर्म से कफ का वर्धन। ये पोषक भाव अपने पोष्य के समान नहीं है, फिर भी प्रभाव से वर्धक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग थे लेकिन फिर भी सामान्यता हो पा रही है जिससे वर्धन हो पा रहा है। इस मत का स्वीकार किया जाता तो आचार्य चक्रपाणी के अनुसार एक वृत्ति सामान्य तो विशेष जैसा ही होगा। इसका अर्थ है कि समान और असमान दोनों भी वृद्धि के कारण हो सकते हैं। ये चक्रपाणी का मत है। अगर हमें ये मान ले तो हमें ये मानना पड़ेगा। सिद्धांत ये कहता है कि सामान्य ही वृद्धि का कारण है, ना कि सामान्य ही वृद्धि का कारण है। सामान्य वृद्धि का कारण है, ना कि सामान्य ही वृद्धि कारण है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा सिद्धांत है वो कहता है सामान्य वृद्धि का कारण है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सामान्य ही वृद्धि का कारण है। अतः असमान भी वृद्धि का कारण हो सकता है। ये कहना दोषयुक्त नहीं है। आचार्य चक्रपाणी कर्म सामान्य के संदर्भ में कहते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में कर्म सामान्य वृद्धि का कारण नहीं है, क्योंकि धावन कर्म और वात में कोई समानता नहीं है। कर्म द्वारा जो वृद्धि दिखाई देती है वह सामान्य के अंतर्गत नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। स्वप्न या निद्रा से कफ की वृद्धि होती है। यहाँ स्वप्न से साक्षात कफ की वृद्धि नहीं होती, अपितु शरीर के परिस्पंदन रूपी क्षय कारण के ना होने से स्वप्न से कफ की वृद्धि होती है। हाँ, इस प्रकार आस्य आदि का भी विचार करना चाहिए। इससे ऐसा समझना संभव नहीं है वहाँ प्रभाव के द्वारा कार्य हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे पहले ये बताया गया है कि अगर हम ये वाला मत मान लेते हैं कि जो असमान है उससे भी अगर वृद्धि हो रही है तो वो पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे ढंग से डीप डाउन डाइव करके देखें तो असमान से वृद्धि नहीं हो रही है। असमान से कुछ और चीज़ उत्पन्न हो रही है जो वहाँ पे गिवन नहीं है, उसकी वजह से वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ पे कफ, ये स्वप्न और कफ दोनों सेम नहीं है, लेकिन इससे वृद्धि कैसे हो पा रही है? दोनों हैं तो बिल्कुल अलग अलग चीज़। इन उसमें ये कह रहा है आप ये भी तो नहीं देख रहे ना कि अगर कफ, ये स्थिरता भी तो बन रही है सोते टाइम, उसकी वजह से कफ की वृद्धि हो रही है, ना कि स्वप्न से डायरेक्ट। ये बहुत लंबी चेन आ रही है जिसके बीच में आप कुछ चीज़ें मिस कर दे रहे हैं। तो ये बिट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छोड़ दो यार। ये तर्क संग्रह के अनुसार सामान्य के भेद। पर सामान्य, अपर सामान्य। पर सामान्य क्या हो गया? अधिक स्थान पर रहने वाले सामान्य को पर सामान्य कहते हैं, मतलब जो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। सत्ता या जाति, पदार्थव या जाति पर सामान्य, द्रवत्व रूप आदि के अपेक्ष पदार्थ, ये जाति अधिक स्थान पर हो रहती है, अतः ये सामान्य है। जो सिमिलरिटी हमें बहुत जगह दिखती है। अल्प स्थानों पर रहने वाली सामान्य को अपर सामान्य कहा जाता है, जो कुछ कुछ केसेस में ही सामान्यता दिखती है, वो ये हो गई। द्रवत्व अपर सामान्य पदार्थत्व की अपेक्षा द्रवत्व गर्म स्थान पर पाई जाती है, अतः ये अपर है, मतलब कुछ कुछ केसेस में ही पाई जाती है। जो द्रव गुण और कर्म की परिपेक्ष में सामान्य का महत्व। आयुर्वेदीय चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार क्षीण धातुओं को बढ़ाना चाहिए, बढ़ी हुई धातुओं को कम करना चाहिए और सम धातुओं की साम्य अवस्था को बनाए रखना चाहिए। तो आयुर्वेद का सिद्धांत आ गया हमारा। ये चिकित्सा द्रव को देखकर, द्रव के गुणों को देखकर या कर्म को देख के की जाती है। ये भी ठीक हो गया, चिकित्सा ऐसी होती है। द्रव सामान्य को आधार मानकर चिकित्सा। रक्त सेवन से रक्त की वृद्धि होगी, मेद के सेवन से मेद की वृद्धि होगी, तरुण अस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि होगी, आम गर्भ मतलब अंडे के सेवन से गर्भ की पुष्टि होगी। यहाँ पे हमने देखा जो सामान्य है उससे ही सामान्य बढ़ रहा है। गुण सामान्य को आधार मानकर चिकित्सा। मूत्रशय से में इक्षुरस, वरुणिमन द्रव, मधुर, अम्ल, लवण, रस और उपक्लेद द्रव्य का प्रयोग होगा। यहाँ पे ये द्रव सेम नहीं है बट उसके गुण देख के चिकित्सा की जा रही है, ठीक है। पुरीशय में कुलमाश, मांस, कुशकंड, बकरे के मध्य शरीर का मांस, यहाँ पे भी हमने गुण देख लिया।
अब कर्म सामान्य व्यायाम से वात की वृद्धि और बैठे रहने से कफ की वृद्धि, ये भी हमने देख लिया। अब ये मॉडर्न साइंस के कोरिलेशन में क्या है इसका। चरक संहिता ने वृद्धि के कारण को सामान्य कहा है। चरक संहिता का सामान्य बुद्धिगम्य है, बुद्धि से जानने योग्य है। सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार सामान्य सभी अवस्थाओं में सभी भाव पदार्थों की वृद्धि का कारण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य का समय आधुनिक शास्त्र में सिनर्जी को दिखाई देता है। ठीक है, सिनर्जी ये सहयोग को कहा जाता है जिसका प्रभाव व्यक्तिगत भागों से अधिक होता है। इस सिद्धांत का उदाहरण कई शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, जैसे फार्माकोलॉजी में के संदर्भ में कहा जाता है कि एस्पिरिन और कोफिन का संयोग अकेले एस्पिरिन की तुलना में अधिक मात्रा में दर्द से राहत पहुंचाता है। फिजिक्स में, यार ये इंग्लिश के वर्ड हिंदी में क्यों लिखते हैं यार। क्वार्क की विभिन्न संयोजन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उत्पन्न करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में कार्बन टेट्राक्लोराइड और इथेनॉल व्यक्तिगत रूप से यकृत के लिए विषाक्त हैं, लेकिन साथ में ये यकृत पर अपने व्यक्तिगत प्रभावों के योग की तुलना में अधिक मात्रा में यकृत विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सिनर्जी योजक एडिक्टिव और अतियोजक मतलब हाइपर एडिक्टिव। यहाँ पे ये बता दी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है हमारे यहाँ पे कार्बन टेट्रोक्लोराइड और इथेनॉल, ये अलग अलग होते फिर तो ये थोड़ा बहुत ही इफेक्ट कर पाते टॉक्सिक बन के, लेकिन अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इस सिनर्जी और हाइपर एडिटिव, ये दो इसके एग्जांपल दे दिए यहाँ पे हो सकती है। एक वैद्य भी चिकित्सा पत्रक बनाते समय एक से अधिक औषधियों को लिखते हैं जो सामान्य सिद्धांत के आधार पर संभावित रूप से चिकित्सकीय प्रभाव को अधिक कर देती है। हाँ, यहाँ पे भी यही बता दिया कि तभी फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं जो साथ में मिलके और अच्छा इफेक्ट कर पाती हैं। ठीक है, दैट इज सामान्य राइट हियर।